आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल उसका। नाजरीन, आज के नौजवान सिर्फ तालीम और रोज़गार के तलबगार नहीं है। नाजरीन, आज का नौजवान इज़्ज़त, बराबरी और बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है। नाजरीन, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कई पॉलिसीज़ भी बनाई जाती है। नाजरीन, ये पॉलिसीज़ अपने साथ कई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है और कभी कभी नए चैलेंज भी। आज एक ऐसी ही पॉलिसी के तहत हम बात करेंगे। नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, जो कुछ लोगों के लिए एक नई राह है और कुछ लोग इसे एक नए चैलेंज की तरफ देख रहे हैं। नाजरीन, आज के शुमारे में इसी मौजू पर तबसरा करेंगे, लेकिन इस पॉलिसी को नौजवानों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इन J&K, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज फॉर यूथ। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में जिन मेहमानान को हमने दावत दी है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान खुसूसी अनीसुल इस्लाम जी। आप अभी बहसियत लेक्चरर कश्मीर लॉ कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आपके आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, और भी कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामिन हमदानी जी। आप अभी कश्मीर लॉ कॉलेज में ज़ेर तालीम है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और दो दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अभी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेहरुन्निसा जी। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ज़ेर तालीम है, आप एक क्लास स्टूडेंट है। नाज़रीन, और एक दोस्त भी जुड़े हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेहरान फारूक जी। आप भी एक क्लास स्टूडेंट है और आप अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। चूँकि आज का जो मौजू है, काफ़ी डिबेट भी इस पे हुए हैं, काफ़ी तबसरे इस पे हुए हैं, लेकिन आज एक नए पहलू से हम इसको देखेंगे। आज नौजवानों की नज़र से इसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अनीस जी, आपकी तरफ मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा। चूँकि हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की भी बात आज के प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जहाँ तक इस पॉलिसी का या रिजर्वेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ताल्लुक है, तो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? और जब हम कह रहे हैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, तो न्यू किस चीज़ ने इसको बनाया? कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो इस रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ऐड किए गए हैं? सबसे पहले शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। तो रिज़र्वेशन के हवाले से हमें ये समझना है कि रिज़र्वेशन होता क्या है और ये आया कैसे। रिज़र्वेशन सरकार की तरफ से ऐसे इक़दामात हैं जिनसे पहले हम अपने समाज में उन तबकों को निशानदही करते हैं जो समाजी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे पसमानदा रहे हैं, और उन तबकों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाते हैं। कोई कोटा फ़िक्स करते हैं तालीमी इदारों में दाखिला लेने के लिए या सरकारी नौकरियों में, ताकि ये बात यकीनी बनाई जाए कि इनकी भी नुमाइंदगी इन इदारों में हो जाए। तो इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और हमारा जब आइन बना, तो हमारे जो आइन के फादर थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारे समाज में काफ़ी ऐसे तबकात हैं जो बहुत पसमानदा है। उनके लिए हमें कुछ ऐसा स्पेशल प्रोविज़न रखना है जिससे वो आगे आए। अब जब आइन बना तो सबसे पहला जो हमारा जिस बात पे जोर था वो था इक्वालिटी पे। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 यही बात हमें कहता है दैट देयर विल बी राइट टू इक्वालिटी, एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई फ़र्क नहीं होगा ज़ात के बिना पे, मज़हब के बिना पे, रंग के बिना पे या ज़बान के बिना पे। मगर इसी आर्टिकल में एक एक्सेप्शन है कि जो स्टेट हैं वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं उन तबकात के लिए जो तारीखी तौर पे पसमानदा है, ताकि वो उन लोगों से कंपटीशन कर सके जिनकी समाज में इज्जत है, जो इक्तिसादी तौर पे ज़्यादा मालदार हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए रखे जाएंगे। तो ये पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। आइन में इसकी गुंजाइश रखी गई थी आर्टिकल 15 के सब क्लास 3 सब क्लास 4 में। और इस वक्त अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में हमें रिजर्वेशन एक्ट था 2004 का और रिजर्वेशन रूल्स 2005 के। अब जो हाल ही में 3 अमेंडमेंट्स आई जिनसे इस कोटा को मजीद बढ़ा दिया गया। पहले हमें देखना है कि कौन से तबकात हैं जिनकी निशानदही हुई थी। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और वो लोग जो बॉर्डर इलाके में रहते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक या इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक, और रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया RBA कैटेगरी। इसके अलावा जो है हमारे ये हैं जो एक और रिजर्वेशन कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो इक्तिसादी तौर पे
پسماندہ ہے. پسماندہ ہے. اور اس کے علاوہ ایکس سروس مین جو ہیں یا جو پرسنز ہیں ود اینی فزیکل ڈسیبلٹی, یہ 8 کیٹیگریز ہیں جن کی نشاندہی کی گئی اور جن کے لیے کوٹا فکس کیا گیا. اب یہ جو 3 امینڈمنٹس آئی, انہوں نے اسی کوٹے کو اس کوٹے میں تھوڑا سا اضافہ کیا. کتنا اضافہ کیا؟ اس میں 2 پہلے اس کی سب کیٹیگریز ہے, ایک ہے ورٹیکل کیٹیگریز اور دوسرا ہے ہاریزونٹل ریزرویشنز. ورٹیکل کیٹیگریز میں ہماری 6 کیٹیگریز آتی ہے, شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائب, او بی سی, ایکچوئل لائن آف کنٹرول اور آئی بی کے جو رہنے والے ہیں, ریزیڈنٹ آف بیکورڈ ایریاز آر بی اے, اور اکنامکلی ویکر سیکشنز. جو ہاریزونٹل ہیں اس میں سے ہماری 2 کیٹیگریز ہیں, وہ ہے ایکس سروس مین کے بچے اور فزیکلی ڈسیبلڈ پرسن. جی, اس حوالے سے نا میرے ذہن میں کافی سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے سامن آپ کی طرف میں رخ کروں گی, چونکہ یہاں پر سر نے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے کون کون سے گروپس ہیں جن کو انکلوڈ کیا گیا ہے اور آلریڈی کون سے گروپس تھے اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی. بٹ یہاں پر ہم جب اوپن میرٹ کی بات کرتے ہیں یا کمپٹیٹیو ایگزامس کی بات کرتے ہیں, تو جیسے میں نے جو ہے حال میں ذکر کیا کہ اپرچونیٹیز بھی ہیں, چیلنج بھی ہیں, اور سب سے بڑا چیلنج اوپن میرٹ اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا, جہاں پر اوپن میرٹ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہم پیچھے رہتے ہیں کیونکہ یہ کیٹیگریز جو ہے یہ اور بنائی گئی ہے اور شاید ان کی ریلیونس آج کے زمانے میں اتنی نہیں ہے. اس پر آپ کیا بتائیں گے؟ سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونیٹی. تو جی بالکل, جو ہمارے جنرل کیٹیگری کی اسٹوڈنٹس ہیں جو اوپن میرٹ ہے, کافی زیادہ ڈسپائٹ ورکنگ ویری ہارڈ اور ڈسپائٹ گیننگ گڈ مارکس, ان کو وہ اپرچونیٹی مس ہو جاتی ہے. وہ جن کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے بیٹھتے ہیں بالکل اچھے سے محنت کرتے ہیں اور اچھے مارکس بھی گین کرتے ہیں, بٹ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ 2-3 مارکس کی وجہ سے ان کی جو اپرچونیٹی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, وہ سیٹ گین نہیں کر پاتے ہیں. اب آپ فار ایگزامپل دیکھیے کہ ایک جنرل کیٹیگری کا اسٹوڈنٹس ہے, اس نے 90 مارکس گین کر دیے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام میں. اب بیکاز آف دا لمیٹیڈ سیٹس اور یہاں سے ریزرویشن بھی ہے تو کٹ آف کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل 92 ہو چکا ہے کٹ آف. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم یہیں ریزرو کیٹیگری کی بات کریں گے, ان کا جو ہوتا ہے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ نے 85% مارکس گین کیے ہیں اور جو کٹ آف ہو گیا ہے وہ 82% ہے. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے جو جنرل کیٹیگری کا اسٹوڈنٹ ہے 2 مارکس سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کو یہ جو اپرچونیٹی ہے یہ مس کر جاتا ہے. بٹ یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے جو ریزرو کیٹیگری ہے ڈسپائٹ گیننگ 85 اور 84 مارکس, مطلب اپنے کٹ آف کے ہی نزدیک ہوتا ہے, بٹ وہ اس کو وہ اپرچونیٹی مل پاتی ہے, یہاں سے اس کو یہ اپرچونیٹی نہیں مل پاتی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میٹر ہے یہ کافی زیادہ سیریس ہے. اس کی وجہ سے جو اوپن میرٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں تو کافی زیادہ فرسٹریٹ, ڈس اپوائنٹمنٹ ان کو ہو جاتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ انفیئرنیس بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے اس میٹر کو بھی کافی زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ کا ذکر کیا, وہ ہے میرٹ, اور یہ میرٹ ایک کھلا ڈبیٹ بن گیا ہے. بٹ جہاں ہم اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, جیسے سر نے بھی فرمایا کہ اس میں کافی ساری جو کیٹیگریز ہے وہ ایڈ بھی کی گئی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ مہر النساء موجود ہے. مہر النساء, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, چونکہ جس طریقے سے سامن نے بھی کہا کہ یہ ایک چیلنج ہے اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, مگر آپ کی نظر میں کس طریقے سے اس چیلنج کو کیٹر کیا جا سکتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایفیشنسی یا میرٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو اور یہ ریزرویشن پالیسی بھی اچھے سے لاگو ہو؟ Thank you so much for having me here. So, as you introduce myself, to begin with, I would say, first of all, reservation is not a charity; it's a tool for equality. تو اگر ہم دیکھیں گے ریزرویشن کی ضرورت ہے in a country like India. So we know. So as discussed, جیسے سر نے پہلے انٹروڈیوس کیا, your question is that merit and efficiency should not be compromised. I would say that first I'll talk about efficiency. If we talk about most of the students or most of the competitive exams, be it JEE, NEET or UPSC or anything, these reserved category students, they have to first get these qualifying marks. So that qualifying bar is there also. Unless jab tak na wo qualifying marks layenge, they can't go ahead. First and foremost thing. And second thing is that talking about efficiency, if we talk about a government employee, for example, he's been recruited through reservation. Reservation is mere entry. ٹھیک ہے, it's an open door. Apart from that, جب وہ اس سروس میں جاتا ہے, he has to go through various phases. For example, accountability, training, that's all there. Efficiency is nowhere compromised. So, talking about merit does not always mean marks. If a student who is from a rural area, who is actually disadvantaged or I would say historically prejudiced,
apart from challenging all the, facing all the challenges such as uske paas poverty he is facing, discrimination, oppression या lack of resources, I would say, अगर वो सब challenges face करने के बाद भी he is still reaching there and performing well, that is a different kind of potential and resilience. So reservation looks at social merit, not always about marks. So Constitution, as being a law student, I would talk about Constitution. Sir has already mentioned the provisions and all. But Constitution itself says that we have to give equality. We can't treat everyone equally. There are different circumstances. Our framers of the Constitution at that time, they decided that these communities cannot catch up unless and until there is something, the privilege is being given to them. And let me make it very clear, reservation is not special privilege or extra privilege. It is just equal opportunity. मुझे लगता है मेहरुन्निसा इस पर हम और भी पार्टिसिपेंट्स की राय ज़रूर लेंगे, क्योंकि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं हम इक्विटी की भी बात करते हैं और कितनी रेलेवेंस है आज के ज़माने में, या हम जब क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो किस तरीके से वो देखा जाए वो एफिशिएंसी. बट उससे पहले जिस तरीके से सर ने भी जिक्र किया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में, और 10% कोटा जैसे कि हमें पता है इस रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत उनको मिला है, और वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं. ये लोग फॉर एग्जांपल पुअर फैमिली या डिसएडवांटेज्ड फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं. तो आप बताइएगा जहाँ तक तालीम और रोज़गार का ताल्लुक है तो किस तरीके से ये उनको इक्वली एक्सेस दे सकता है, चूँकि यहाँ पर महर ने भी इक्वालिटी की बात की, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. अगर मैं बात करूँगा पहले इक्वालिटी की, आर्टिकल 14 जो है वहाँ पे बात कर रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन फ्रॉम इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इसमें दो इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमें किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देनी है. पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमें हर किसी को ट्रीट करना है इक्वली. अगर हम किसी स्पेशल कैटेगरी की मैं बात करूँगा, EWS पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन इट सेल्फ डिक्लेयर कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है. ये 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हुई है 2019 में, उसके थ्रू ये कोटा मिला है 10% रिजर्वेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इकोनॉमिकली वीक. उनको ये मिलता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी घर पे नहीं होती है, ज़्यादा पैसे इनकम लेवल नहीं होती है. और ये कैटेगरी जो है वही पीपल अवेयर कर सकते हैं, वही पर्सन. इसका एक क्राइटेरिया भी होता है, लाइक इनकम लेवल आपकी 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, या एसेट्स देखे जाते हैं इसमें, प्रॉपर्टी क्यों देखी जाती है. फिर इसमें ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक मौका देता है कि आप भी आगे आ सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में आपको मौका मिलता है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे देखे हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत वीक थे और जब से उनको ये कोटा मिल गया एंड दे बिकम आल्सो IAS ऑफिसर्स, या हम देखेंगे केस ऑफिसर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो है वो इस कोटा के थ्रू, क्योंकि उनको भी एक मौका मिलता है आगे आने का. एंड आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है. अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 15 क्लास 5, आर्टिकल 16 क्लास 6, जो कि यही बात कर रहा है कि इनको वीकर सेक्शंस को हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए हमें वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करना है. को देयर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है ताकि हम इनको अपलिफ्ट कर सके. बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, ये पॉसिबल भी नहीं है. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हर किसी एक जाकर घर से जाकर तो हम उनको अपलिफ्ट करेंगे, बल्कि एक हमें एक जो है होल फैक्टर बनाना है कोई, ताकि मुझे लगता है मेहरान ये उसी एक सोच को लेके ही बनाया गया था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ है या हमारे अंडर प्रिविलेज्ड जैसे उनको इक्वल एक्सेस नहीं मिलता है, उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है उसको लेकर, बट काफ़ी सारे चैलेंज भी है इसको लेकर. तो रुक करेंगे हम अनीस उल इस्लाम जी की ओर. आपसे हम जानना चाहेंगे, एक होता है कि पॉलिसी बनाई गई, दूसरा होता है उसको इम्प्लीमेंट किया गया और किस हद तक वो इम्प्लीमेंट हो गई और कितनी एफिशिएंसी से वो काम कर रही है. जहाँ तक इस पॉलिसी का ताल्लुक है, आपके नज़रिए से, आपकी एक्सपर्टीज़ से हम जानना चाहेंगे कि एक किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं कि कितना ये इम्प्लीमेंट हो सकता है और कौन कौन से पोटेंशियल चैलेंज ऐसे हैं जिनको केटर करने की ज़रूरत है जहाँ तक इस पॉलिसी का ताल्लुक है. बिल्कुल, देखिए जैसे रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था कि जो ऑलरेडी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको हम आगे लाए ताकि वो रेस में हिस्सा ले सकें. अब ये जो इसमें 3 चीज़ें हैं. और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने.
रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, वो डर से अब टू गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। एक है कि एक कोटा फिक्स करना है कि इससे ज़्यादा हम रिजर्वेशंस को इंक्रीज़ न करें। दूसरा ये है कि जो तबकात पहले पसमानदा थे अब वो आगे आ गए और अब उनके बच्चे हैं, उनको अब वो फैसिलिटीज़ मौजूद है, वो अब उतने पसमानदा नहीं है, दे कैन कम्पीट इन द ओपन मेरिट, तो उनको हमें फिर उन कैटेगरी से निकालना है। तीसरा ये है एक कैप होनी चाहिए कि हम कितने तबकात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। अब जो ये मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी है इसमें कुछ हमारे तबकात को ऐड किया गया, मगर जो रेशो है वो बढ़ाया गया। जैसे हमारा शेड्यूल ट्राइब जो है पहले 10% होता था, इसमें 20% हुआ। और हमारा यहाँ पे एक कम्युनिटी होती थी वीकर अंडर प्रिविलेज्ड जो है क्लास, उसको हमने मॉडिफाई किया, उसका नाम रखा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उनका जो था वो 3% था, अब वो 8% हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% और ऐड हो गया, और जो फिजिकली डिसेबल्ड थे वो 3 से 4 हो गए। कुल मिला के जो वर्टिकल जो रिजर्वेशन है ये अब 60% पहुंच गई और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 10%, तो कुल मिला के ये 70 के आसपास आ जाता है। अब जो ओपन मेरिट है उनके लिए 30% है, जबकि अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन रेशो तो ओपन मेरिट की पॉपुलेशन अराउंड 60% आती है स्टूडेंट्स की, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत अनफेयरनेस है कि ओपन मेरिट इज़ नाउ 60% एंड दे हैव टू कम्पीट ओनली ऑन द 30% कोटा। दूसरी बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी केस बहुत सारे केस लॉज में कहा है, जैसे इंदिरा सहानी का केस है, कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर ये है कि जो पहले पसमानदा तबका थे अब रिजर्वेशंस की बिना पे वो अपलिफ्ट हो गए, अब उनको रिसोर्सेज को एक्सेस है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है इन तबकात की वो इक्वल ही उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सेम स्कूल में सेम कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, सेम कोचिंग सेंटर्स वो जा रहे हैं। बिल्कुल, उसमें ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो इंडिया जैसी जो ह्यूज कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, इसमें ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कि इन तबकात को हम अब एक्सक्लूड करें जो अपलिफ्ट हो गए हैं। या तो चाहिए इन तबकात को ये कि खुद से ये अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को ये हैंड ओवर करे कि हम अब अपलिफ्ट हो गए, वी डू नॉट नीड। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर आ जाए ना, वो भी तो बहुत सारे ऐसे तबकात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके दादा बैकवर्ड थे, मगर मौजूदा दौर में वो खुद उनकी जो पोजीशन है वो बराबर ओपन मेरिट से कंपेयर कर सकते हैं हम, मगर अभी भी वो इस सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ पे रिव्यू करना काफी इम्पोर्टेंट है ना, कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर चूंकि इंडिया जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होगा बराबर, और जो 50% कैपिंग की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 2 चीज़ें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है जिनसे हम ये इंश्योर करें कि ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स को कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक फेयरनेस भी आ जाएगी। बिल्कुल फेयरनेस, और ये रिजर्वेशन का हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिन तबकात को रसाई हासिल नहीं है वसाइल तक, उनको हमें कुछ स्पेशल बिल्कुल अनिल जी, हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये रेलेवेंट नहीं है। हम इसकी रेलेवेंस वेरी रेलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इवन नाउ, बिकॉज अगर हम देखेंगे ऑल ओवर इंडिया देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज़ जो सोशली बहुत बैकवर्ड है, उनको आगे लाना, अगर हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे ताकि वो आगे आए। मगर यही 2 चीज़ें हमें इंश्योर करनी है कि इम्प्लीमेंटेशन में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करे और 50% से ज़्यादा इनका रेशो ना हो। मुझे लगता है आपके पॉइंट्स बिल्कुल बजा जैसे आपने फरमाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्रीमी लेयर है, इसको इस तरीके से मुझे लगता है एक कंसेप्ट भी आ जाएगा ना फेयरनेस का, और ओपन मेरिट में भी जो है वो स्टूडेंट्स अगर लोगों में सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब जाग जाए कि जो आप अपलिफ्ट हो गए वो वॉलंटरली अपनी सर्टिफिकेट को सरेंडर करें ताकि जो दूसरे पसमानदा लोग हैं उनको मौका मिले, तो ये एक इसमें अच्छा आई कदम थिंक एक ब्रॉडर अकाउंटेबिलिटी भी और एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारी पॉलिसी नई पॉलिसी बनाई गई है इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। यहाँ पर सामिन आपसे मैं जानना चाहूँगी, जहाँ तक हम पॉलिसी की बात करते हैं कई सारी पॉलिसीज़ आती है, इस पॉलिसी को भी कई लोगों ने सराहा, कई लोग इसको एज चैलेंज देखते हैं, बट जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब हम इन ग्रुप्स को बना रहे हैं, जब हम इन ग्रुप्स का नाम ले रहे हैं, हम सोशल इक्विटी के लेवल पे या उसके इस एक ट्रैप में हम वोट बैंक खरीद रहे होते हैं, और हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे यूज़ करती है, चाहे ये कोटाज हो, तो इसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए या किस तरीके से एक बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है?
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اب اگر اس ٹائم کی بات کریں گے تو یہ ایبسلیوٹلی کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کا کافی زیادہ مس یوز کر رہے ہیں, کیونکہ جو اگر ہم دیکھیں گے ریزرویشن کو ایکسپینڈ کس لیے کیا جا رہا ہے, یہ نہیں کہ نئی کمیونٹیز کو انکلوڈ کریں گے بٹ ایک پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے, تاکہ ان کو ایک ووٹ بینک مل سکے. تو اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں گے, ہم لوگ کچھ پوائنٹس رکھ سکتے ہیں جو گورنمنٹ ان کو فالو کر سکتی ہے اور اس میں ہم لوگ یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہٹا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جیسے کہ سر نے آلریڈی کریمی لیئرس کی بات کی ہے, کہ ہم نے دیکھا کہ کریمی لیئرز جو آلریڈی اپلفٹ ہو چکے ہیں, جن کو پریولیج مل چکی ہے, بٹ وہ اگین اینڈ اگین اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ریزرویشن کا انیشیل آبجیکٹیو کیا تھا, انہی انڈر پریولیج سیکشنز آف دا سوسائٹی اور مارجنلائز سیکشنز آف دا سوسائٹی کو اپلفٹ کرنا. اب جیسے وہ اپلفٹ ہو چکے ہیں, اب ان کو ریزرویشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو جیسے سر نے کہا ان کو ہینڈ اوور کرنی چاہیے سرٹیفکیٹ. ویسے اگر ہم دیکھیں گے دوسری بات کی اوور ڈپینڈنس نہ ہو اس ریزرویشن پہ, کہ جیسے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, میں سب کا نہیں بولوں, کچھ اسٹوڈنٹس ہے کہ وہ لوگ پوری طرح سے اسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ان کو اپنی اسکل ڈیولپ کروانی چاہیے, یا پھر ہم وہ میرٹ پہ فوکس نہیں کرتے ہیں, ان کا یہ فوکس رہتا ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو ہم اسی سے کوالیفائی کریں گے. اگر وہ اسکل اپنی ڈیولپ کریں گے, اور گورنمنٹ کا یہ بھی رول ہے کہ اگر وہ انیشیل لیول پہ ایجوکیشن پرووائڈ کرے, گڈ کوچنگ سینٹرز, اسکولز انیشیل لیول پہ, تو یہ چیز ہٹ سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر انیشیل لیول پہ یہ چیزیں پرووائڈ کروائیں گے تو ایک لیول آ جائے گا, دونوں جو ہے وہ فیئرلی کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم تیسری بات دیکھیں گے کہ اس کا مین مقصد ہی ہے سوشل جسٹس. اگر یہ چیزیں ہم سب چیزیں فالو کریں گے تو سوشل جسٹس اچیو کرنا ایزی ہو جائے گا. اچھا, یہاں پہ آپ نے سوشل جسٹس کی بات کی, اس پوائنٹ کو میں اور ایکسپینڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس کی بیس ہی جو ہے اس پالیسی کی یا ریزرویشن کی, وہ بنیاد ہی تھی اس کی سوشل ایکوالٹی پہ. یہاں پر ہمارے ساتھ مہر النساء موجود ہے. مہر النساء, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, جب ہم سوشل ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, آپ نے ایک اچھا پوائنٹ بولا اس سے پہلے کہ یہ ایک انٹری ہے, آپ اس کے بعد ان کو ایگزامز دینے ہیں, اس کے بعد ان کو ٹریننگ پراپر ہوگی, اس کے بعد اور کئی مرحلے ہیں جو ان کو دیکھنے ہیں. بٹ اس کو کس طرح, یہ بولنا تو آسان ہے, لیکن کیا اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ اور آپ سے جاننا چاہیں گے, جب یہ انٹری ہو گئی ایک بندے کی کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں, یا فار ایگزامپل فار دیٹ میٹر اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کی جاب لگ گئی, اس کے بعد پروموشنز کی بات آتی ہے, کیا پروموشنز میں یہ کیٹیگریز یوز ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور کس طریقے سے اس کو علیحدہ رکھ سکتے ہیں ایک ایکوالٹی بنا کے کہ ہاں جی اگر آپ اس کو یوز کر کے آپ کہیں مقام پہ پہنچے, اس کے بعد جو مرحلے ہیں وہ آپ اپنی بنیاد پہ دیکھیں گے. سو آپ کا کوشچن از ویری تھاٹفل اینڈ ویری انٹرسٹنگ. آئی ووڈ لائک ٹو آنسر کہ پہلی اسٹارٹنگ چیز, اگر اٹس ناٹ اونلی انف کی ریزرویشن مل گئی اینڈ دیٹس آل, جو انڈر پریولیجڈ ہے وہ پریولیج بن گئے. سو ان آرڈر فار ensuring fair competition or equally competing with others, it's very important that additional support must be given. If I talk about at a very beginning level, for example at a primary school level ya school level ki hum baat karenge, quality education should be focused. That is very important, because I see many reserved candidate students, you know, by the time when they reach in their higher education ya colleges mein wo aate hain, they actually lack the basic language or analytical skills or mathematics. So focus of the government should be that reservation آپ کو پھر آگے جا کے تب کام آئے گی جب آپ نے انیشیل لیول پہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا ہو. سو کوالٹی ایجوکیشن کو اسٹریس دینا چاہیے. سیکنڈ کوشچن پلیز. جی, اس پوائنٹ کو میں اور ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی. میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں ہی اس طریقے سے, اگر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں تو آزادی کے ٹائم پہ جو سچویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی, ابھی سچویشن کافی ڈفرینٹ ہے, اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کافی اہمیت ہے کہ کس طریقے سے اپلفٹمنٹ ہی سوسائٹی کی ہو جائے, کس طریقے سے ہم اس کو ایز ٹیمپرری سولوشن لیں. ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم عمر بھر ان کو ریزرویشن ہی دیں اور اپلفٹمنٹ یہاں سے ہم نہ کریں, پور سوسائٹیز پور ہی رہے اور یہاں سے ہم ان کو ریزرویشن آگے کو دیں, تو مجھے لگتا ہے وہ کافی انفیئر بھی ہوگا. So in continuation of what I was earlier saying, I would say کہ by the time جب وہ یونیورسٹیز میں آتے ہیں اور they get you know entrance وہ ان کا ہو جاتا ہے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں, it's not enough کہ ان کو entry مل گئی and that's all. I would talk about the reserved candidate students کہ جب ان کو ریزرویشن سے تو ان کا صرف entrance وہاں پہ ہو جائے گا. There are a lot many challenges which students are still facing. I'm talking about the current you know times کا میں آپ کو بات کروں, not about جو پہلے ہوتا تھا یا وہ سب. If we talk about the financial hurdles, students are still facing the financial crisis.
एंड गवर्नमेंटल एड या हम स्कॉलरशिप्स या स्टिपेंड्स किसी भी चीज़ की बात करेंगे, लोअर इंटरेस्ट पे अगर उनको लोन्स मिलेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई पर्सनली ऑब्जर्व्ड और आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग सम काइंड ऑफ बायस. So anti-discrimination laws should be more focused, and you know, grievance redressal mechanism should be focused. So not to extend it. अगर आप कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा stretch, exactly इसको stretch नहीं करना चाहिए. We already have constitutional provisions, guidelines, Supreme Court every day. Now this is such a topic जो mainstream media में हर दिन ही चलता है, be it in parliament, social media, कहीं पे भी. So I would shortly talk about that. पहली चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज हमारे क्या प्रोविजंस है, कैसे क्या देना है. देन वी हैव, एज सर राइटली सेड, अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इंदिरा साहनी. सो उसमें आपको पता है क्रीमी लेयर एक्सपल्जन, सर डिस्कस्ड ऑलरेडी. और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई वांट टू मेंशन इज पीरियोडिक रिव्यू. We need to, apart from that कि हमारी population ज़्यादा है, we need to conduct the census, new surveys, because ये सिर्फ एक myth है common लोगों में कि ST, SC, OBC, that's all. No, we have a lot many subcategories there. हमें देखना है, are they actually deserving this or not? So in order to balance this reservation and open merit, categorization आपका मतलब है कि होनी चाहिए, and I think that review is very important. चूँकि जब हम इसके अच्छे पहलू की या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, जैसे सर ने भी बजा फरमाया, हमने EWS के बारे में बात की, हम यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज़ जिनको होती है या डिसेबिलिटीज़ जो होती है उनकी तरह बात करके आपसे हम मुख्तसर तौर पर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे अपलिफ्टमेंट होती है PWDs की. मैम PWD पहले मैं बात करूँगा, रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और PWD जो है ये एक कैटेगरी है जो कि फिज़िकली विद डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो या किसी को ब्लाइंडनेस होगी, या इसमें तो रिसेंटली इंक्लूड किया गया है विक्टिम्स जो है ना, जो एसिड विक्टिम्स हो उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, और 4% जो है रिजर्वेशन देता है उन स्टूडेंट्स को. एक्चुअली अगर मैं एक एग्जांपल लूँगा एक क्लासरूम की जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स है, और 60 स्टूडेंट्स को हमें इक्वालिटी तो मेंटेन रखनी है, हमने हर किसी स्टूडेंट को एक पेपर देना है इंग्लिश का, ठीक है, इक्वालिटी ठीक है, 3 आवर्स का टाइम है, सबके लिए ठीक है. अब 1 स्टूडेंट हु इज़ अ डिसेबल, हम इसके लिए कैसे इक्वालिटी मेंटेन रखेंगे उस क्लास में, सो दैट गवर्नमेंट वही एक्शन देता है जो उनको लगता है ये इक्वालिटी जो है एक सेम लाइन पे आए. तो जो है इसी के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स देता है, ये एक्शन लेता है ताकि जो हर कोई स्टूडेंट जो है इक्वल लाइन पे आए और मेरिट जो है मेरिट के हिसाब से चले, मेरिट ख़त्म ना हो. मुझे लगता है यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल कि मेरिट और एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सर ने क्रीमी लेयर की यहाँ पे बात की, और काफ़ी सारा जो आज हमारा डिस्कशन हुआ, इसका कंक्लूजन मैं यही बोलूँगी कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसको इस पे रिव्यूज़ हो और इसको एज एक रिजर्वेशन पॉलिसी तो लिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ सोशल इक्विटी पे भी बात हो. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होने के लिए. नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अगले शुमारे में आपसे मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके. तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.